दोस्तों, उस रात मैंने जब अपनी आखिरी सवारी को स्टेशन छोड़ा तो तब तक मेरी अच्छी खासी कमाई हो चुकी थी और अब मेरा अगला पड़ाव मेरा घर था। अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि तभी मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया और जैसे ही मैंने कॉल उठाया तो सामने से किसी ने मेरा नाम लेते हुए कहा कि आप टैक्सी वाले राजू भाई बात कर रहे हैं ना। उस आदमी के ये पूछते ही मैंने कहा, हाँ, मगर आप कौन और आपको मेरा नंबर किसने दिया? मेरे ये सवाल करते ही उस आदमी ने कहा कि मुझे आपका नंबर अनुज भाई ने दिया है। अनुज का नाम सुनते ही मैंने कहा, अच्छा तो बताइए आपने कैसे कॉल किया? मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने बोला कि मेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब है और मुझे जल्द ही भाई को लेकर लिवो हॉस्पिटल पहुंचना है। उस आदमी के यह कहते ही कि उसे लिवो हॉस्पिटल पहुंचना है तो मैंने उस आदमी को सुझाव देते हुए बोला, लिवो हॉस्पिटल करीबन 120 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में पेशेंट को टैक्सी की बजाय एम्बुलेंस से ले जाना बेहतर होगा। अब मेरा सुझाव सुनने के बाद वह आदमी बोला कि मैं यह जानता हूं, पर अभी मुझे कोई एम्बुलेंस मिल ही नहीं रही, इसलिए आप कृपया करके मना मत करना। खैर, अब उस आदमी की बात सुनकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि आखिरकार किसी की जान का सवाल था। लिहाजन मैंने उससे उसका पिकअप एड्रेस पूछा और फौरन ही उस एड्रेस के लिए मैं रवाना हो गया। अभी मैं उसके दिए हुए एड्रेस की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उस आदमी का कॉल आया। मेरे कॉल उठाते ही उस आदमी ने बोला कि भैया, मैं पंचवटी बस स्टॉप पर पहुंच गया हूं और आप गलती से गली में मत चले जाना। उसके ये कहते ही मैंने जवाब देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूं। यह बोलकर मैंने भी कॉल रख दिया और टैक्सी की थोड़ी और स्पीड बढ़ा दी। फिर जब मैं पंचवटी बस स्टॉप पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक आदमी किसी को अपनी गोद में लिए बैठा है। क्योंकि वह सफेद चादर में लिपटा हुआ था तो ऐसे में उसका चेहरा नहीं देख पाया। खैर, मैंने फौरन ही उसके पास टैक्सी रोकी और जैसे ही उसकी मदद के लिए टैक्सी से उतरा तो वैसे ही मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी। उसे देखते ही मैं एकदम से बोल पड़ा, अरे सुरेश, तू? मेरे यूं उसका नाम लेने पर उस आदमी ने मुझे गौर से देखा और फिर बोला, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? उस आदमी के यह पूछते ही मैं समझ गया कि उसने मुझे पहचाना नहीं। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा स्कूलमेट था। पर स्कूल के दौरान भी हम दोनों के बीच कुछ खास बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि सुरेश पढ़ाई में बहुत अच्छा था तो अक्सर इसकी तारीफ होती थी, जिस वजह से ये मुझे आज भी याद है। पर इसके उलट मैं एक एवरेज बच्चा था जिसकी कभी कोई स्कूल में चर्चा ही नहीं हुई, इसलिए मैं हमेशा गुमनामी के अंधेरे में ही खोया रहा। और यही वजह है कि सुरेश ने मुझे पहचाना नहीं। क्योंकि सुरेश ने मुझे पहचाना नहीं तो मैंने यह बोलकर बात बदल दी, अच्छा मुझे आप माफ कर दीजिए, दरअसल मुझे गलत फहमी हो गई है, क्योंकि आपकी शक्ल मेरे क्लासमेट सुरेश से काफी मिलती जुलती है, इसलिए मैंने आपको सुरेश कह दिया। मेरे यह कहते ही उस आदमी ने मुझसे बोला, अच्छा कोई बात नहीं, वैसे मेरा नाम भी सुरेश ही है। वह सवारी अपना नाम बताने के बाद वो चादर में लिपटे हुए अपने भाई को लिए उठा और टैक्सी में बैठ गया, जिसके बाद मैं भी टैक्सी में बैठा और टैक्सी स्टार्ट की। अभी मैं टैक्सी को लिवो हॉस्पिटल वाले हाईवे की ओर ले जा ही रहा था कि तभी उस पैसेंजर ने बोला, अरे भाई, हाईवे से नहीं सर्विस रोड से चलो। उसके ये कहते ही मैं चौंकते हुए बोला, अरे सर्विस रोड से? अरे सर्विस रोड से तो अस्पताल पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। मेरे इतना कहते ही उसने सख्त लहजे में कहा, जैसा कहा है वैसा करो। खैर, उस वक्त मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने यह सोचकर चुपचाप से टैक्सी सर्विस रोड पर ले ली कि वह काफी परेशान है और ऐसे में चिड़चिड़ापन आम बात है। अभी मैंने टैक्सी सर्विस रोड पर ली थी कि तभी उस पैसेंजर का भाई, जिसे वह अपनी गोद में लिए बैठा था, अपने हाथ पैर जोर जोर से फेंकने लगा। शायद उसे कोई द्वारा पड़ गया था। इससे पहले मैं उस आदमी यानी कि सुरेश से कुछ पूछता कि वह फौरन ही अपने भाई के कान में कुछ अजीब से शब्द बोलने लगा और उससे कुछ शब्द बोलने के बाद उसका भाई नॉर्मल हो गया। यह देखकर मैं चौंक गया। अभी मेरा एक ध्यान सड़क पर था तो वहीं मेरा दूसरा ध्यान सुरेश और उसके बीमार भाई पर था।
फिर इसी बीच जब टैक्सी एक चौराहे पर पहुंची तो सुरेश ने मुझे टैक्सी रोकने को बोला। मुझे लगा कि शायद उसे टॉयलेट करनी होगी, इसलिए मैंने टैक्सी रोड के साइड में लगा दी। मेरे टैक्सी रोकते ही सुरेश टैक्सी से नीचे उतरा अपने भाई के साथ, और फिर वो उस चौराहे के बीचों बीच बैठकर रोने लगा। अब सुरेश को ऐसा करता देख मैं दंग रह गया। सुरेश इस कदर चीख मार कर रो रहा था कि उसकी चीखों के डर से मेरे बदन के रोंगटे तक खड़े हो गए थे। ऊपर से चारों तरफ फैला अंधेरा और भी दिल दहला रहा था। खैर, उस वक्त मेरी जरा सी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सुरेश से जाकर पूछ लूं कि वह चौराहे पर अपने भाई को गोद में लिए बैठकर आखिर रो क्यों रहा है। फिर करीबन 15 मिनट के बाद सुरेश चुप हुआ और वापस से टैक्सी में आकर बैठा और मुझे वहां से चलने को बोला। उसके कहते ही मैंने टैक्सी उस चौराहे से आगे बढ़ा ली, पर अब तक मैं काफी डर चुका था और मुझे यह भी लगने लगा था कि मेरे स्कूल वाला सुरेश तो हरगिज नहीं है। अब मुझे कैसे भी करके उस पैसेंजर से छुटकारा पाना था। अभी मैं मन ही मन यह सोच ही रहा था कि ऐसा क्या करूं कि सवारी से पीछा छूट जाए कि तभी टैक्सी एक और चौराहे पर पहुंची और ठीक पिछली बार की तरह फिर से सुरेश ने मुझे टैक्सी रोकने को बोला। उसके कहते ही मैं समझ गया कि यह फिर से चौराहे पर बैठकर रोएगा और फिर जैसे ही वह रोना चालू करेगा तो मैं टैक्सी लेकर निकल जाऊंगा। अभी मैंने मन ही मन में यह प्लान बनाया ही था, पर जब मैंने टैक्सी रोकी तो सुरेश तो टैक्सी से नीचे उतरा, पर अपने बीमार भाई के बिना। सुरेश पिछली बार की तरह फिर से चौराहे के बीचों बीच जाकर बैठ गया और रोने लगा। पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एक मन तो हुआ कि उसके बीमार भाई को टैक्सी से उतार कर नीचे रख देता हूं और फिर मैं निकल जाता हूं, पर पता नहीं क्यों मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसके बीमार भाई को हाथ लगाने की। उस डर और खौफ के साए में मैं किसी तरह अपने आप को संभाले रहा, और जब सुरेश वापस टैक्सी में आकर बैठा तो उसने मुझसे कहा, सामने जो वो औरत नजर आ रही है ना, उसके पीछे टैक्सी ले लो। उसके यह कहते ही जब मैंने सामने सड़क की तरफ देखा तो मुझे एक भयानक औरत दिखी जो घुटनों के बल चल रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके 4 पांव हो। उस औरत की चाल ठीक 10 महीने के बच्चे जैसी थी। ऊपर से उसके बाल इतने बड़े थे कि उस सड़क के काफी दूर तक जा रहे थे। अब उस भयानक बला पर नजर पड़ते ही मेरी सांसें उखड़ने लगी। एक तो पहले से ये मेरे गले की आफत बने हुए थे, और अब ऊपर से ये 4 पैरों वाली बला और गले पड़ गई। मगर उस वक्त तो मेरे बस में कुछ भी नहीं था सिवाय टैक्सी के स्टीयरिंग व्हील के। लिहाजन मैंने चुपचाप टैक्सी उस 4 पैरों वाली औरत के पीछे लेकर जाने लगा। फिर कुछ देर के बाद एक तीसरा चौराहा आया। टैक्सी के चौराहे पर पहुंचते ही सुरेश ने टैक्सी रोकने को बोला और अपने भाई को गोद में लिए वह टैक्सी से फिर से नीचे उतरा, और जैसे ही वह उस चौराहे पर अपने भाई को गोद में लिए बैठा तो वैसे उस 4 पैरों वाली औरत ने सुरेश का गला दबोच लिया, जिसे देखते मैं एकदम से चीख पड़ा। और फिर अपनी भी मौत को सामने देख मैंने उसी वक्त फुल स्पीड में टैक्सी वहां से भगाई और सर्विस रोड से टैक्सी को निकालते हुए वापस से हाईवे पर ले आया। काफी दूर निकल आने के बाद भी मेरा डर कम नहीं हुआ, और फिर जब मेरी नजर उस बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था खिरोड स्टेशन 5 किलोमीटर दूर, तो मैंने टैक्सी को स्टेशन की तरफ मोड़ लिया, क्योंकि मुझे ऐसी जगह रुकना था जहां भीड़ भाड़ हो, और भीड़ भाड़ के लिहाज से स्टेशन सबसे अच्छा होता है। वो रात मैंने खिरोड स्टेशन पर ही बिताई और फिर सुबह मैं घर पर गया, पर अगले कुछ दिनों तक मैं काम पर ना जा पाया। इसी बीच मैंने अपने एक स्कूल के दोस्त से सुरेश के बारे में बात की, तो उसने बताया कि सुरेश तो डॉक्टर बन गया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उसकी शादी हुई, जिसके बाद उसके घर में हर महीने कोई ना कोई मरने लगा। फिर जब आखिरी में सुरेश की मां मरी तो वह पागल सा हो गया, जिसके बाद उसकी बीवी उसे लेकर कहीं पर चली गई, जिसके बाद सुरेश को किसी ने दोबारा नहीं देखा। सुरेश के रिश्तेदारों का कहना है कि उसकी बीवी आर्या किसी तरह के तंत्र विद्या की साधक थी। उसने अपनी साधना पूरी करने के लिए सुरेश के परिवार को मार डाला। खैर, अब यह सब जानने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो सच में सुरेश ही था। पर बड़ा सवाल यह था कि अगर उसका पूरा परिवार पहले ही खत्म हो चुका है तो वह कौन था?
जिसे वह लेकर घूम रहा था, और वह चौराहे पर बैठकर रोता क्यों है, और वह औरत कौन थी? ये सवाल आज भी मेरे जहन में घूमते रहते हैं। साथ ही इस बात का भी डर लगा रहता है कि कहीं फिर से मेरी मुलाकात किसी और से ना हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।